हेलो बच्चों, आज आप लोग की पहली क्लास होगी फिज़िक्स की। और इसमें जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, और वो हमारे डेली लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करती है वो हम जानेंगे। तो देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं उनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारी हेल्प करने वाली चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे फ़ैन, कूलर, एसी, मोबाइल, लैपटॉप और मैनी थिंग्स। तो जो हमारा डेली लाइफ है या जो हमारा रूटीन है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। जो भी काम हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा रोल प्ले होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए, और वो हमारे सिलेबस में भी अच्छा खासा दिया गया है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम चार्ज बोलेंगे। और स्टैटिक्स का मतलब है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कि वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है। स्टेशनरी का मतलब क्या होगा, रेस्ट में। तो चार्ज जो है वो रेस्ट में है, और वो क्या क्या कर सकता है हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ए चार्ज ऑन रेस्ट। तो एक चार्ज जो है वो बहुत सारे काम कर सकता है। चार्ज किसी और चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा सकता है, और पोटेंशियल क्रिएट करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चार्ज जब मूव करने लगता है तो क्या होता है। तो जब चार्ज मूव करता है तो हम पढ़ते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट देता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि चार्ज रेस्ट में आया तो कैसे आया। पहली बात तो ये कि चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। सबसे पहले जो जो हमारा टॉपिक होगा वो तो यही होगा। आज का पूरा लेक्चर जो है चार्ज के बारे में होगा कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखिए, किसी भी मैटर का या फिर किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है। ठीक है, क्या होता है, एटम। एटम का अगर स्ट्रक्चर बनाएं, जो आपने क्लास 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अब इस एटम में दो तरीके का चार्ज आप लोग को दिखाई देता है। सेंटर पे जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर इस तरीके से रिवॉल्व करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में। तो जो चार्ज है वो यही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो तरीके का चार्ज होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचर बताने के लिए यही चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, मतलब ये है कि वो एटम या वो ऑब्जेक्ट दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उनके चार्जेस पे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एटम हमारे पास है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है। अभी ये न्यूट्रल है क्योंकि कोई भी एटम फ्री स्पेस में न्यूट्रल पोजीशन पे होता है। लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये प्रॉपर्टी बता रहा है हमको, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज ही तो है जो इसके बारे में बता रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज जो है वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में, एटम के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। अब हम जानते हैं कि ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता रहता है एटम के अंदर। ठीक है, रिवॉल्व करते हैं तो इनके अंदर होता है थर्मल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी होती है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कोई भी एटम जब होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, हर एटम के अंदर ऐसा होता है। ये जो सबसे बाहर वाला शेल होता है इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, और इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। अब इस इलेक्ट्रॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि या तो ये बाहर निकल जाएगा या तो ये यहीं रहेगा।
तो ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये कि इस इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच का बॉन्डिंग कैसा है। अगर ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब ये है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंडेड विथ इट्स न्यूक्लियस, देन इट कैन नॉट बी फ्रीड। और अगर दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड विथ द न्यूक्लियस, देन इट कैन बी फ्रीड इजली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ टाइटली बाउंडेड है तो जल्दी से फ्री नहीं हो पाएगा, और वो कंडीशन होती है इंसुलेटर की। ठीक है, इंसुलेटर्स में इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी से फ्री नहीं हो पाता है। दूसरी कंडीशन, पहली बात तो ये कि क्या होगा, टाइटली बाउंडेड होगा। दूसरी कंडीशन होगी कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगा। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वही होता है ऑक्टेट। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब वो आसानी से फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा। तीसरी चीज़, जब हम इसके और इसके बीच के एनर्जी के बारे में देखते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो एफिनिटी। इलेक्ट्रो एफिनिटी ऑफ एनी चार्ज इज द फोर्स और एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इनके बीच की इलेक्ट्रो एफिनिटी अगर ज़्यादा है, इसका मतलब इनके बीच की बॉन्डिंग ज़्यादा है। अगर इनके बीच की इलेक्ट्रो एफिनिटी कम है, इसका मतलब बॉन्डिंग कम है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें जानना था, और ये तीनों चीज़ें ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को कंडक्टर और इंसुलेटर बनाने के लिए। तो टाइटली बाउंड होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और इलेक्ट्रो एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो ये सब प्रॉपर्टी जब मिलेगी तो वो बन जाएगा इंसुलेटर। ठीक है, और अगर लूजली बाउंडेड होता, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और इलेक्ट्रो एफिनिटी कम होती तो वो कहलाता कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज डेवलप करना है। ठीक है, कंडक्टर्स में चार्ज ऐसे ही फ्री रहते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर लूजली बाउंडेड रहेगा तो ये चार्ज अपने आप फ्री हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। कंडक्टर के पास बाद में आएंगे, पहले हम इंसुलेटर के पास आते हैं। इंसुलेटर में ये कंडीशन हमने देख लिया। अब इसका मतलब ये है कि ये चार्ज फ्री नहीं हो सकता, लेकिन हमें फ्री करना है। हमसे कहा गया कि आप इंसुलेटर के ऊपर चार्ज को डेवलप करवाइए, तो हम क्या करेंगे, तब हम इसको हीट एनर्जी देंगे बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स म्यूचुअली। तो हम लोग क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को म्यूचुअली रब करते हैं और उनके ऊपर चार्ज को डेवलप करवाते हैं। कैसे होगा ये हम ले लेंगे ग्लास की रॉड और एक सिल्क का क्लॉथ। ग्लास रॉड ले लिया और सिल्क का क्लॉथ ले लिया। ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ को रब करेंगे। जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड है और यहाँ पे हम रब कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, जितने यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होंगे उतने ही यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। Electrification is the process of developing charges on any insulator by rubbing mutually each other। ठीक है, मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट को अगर म्यूचुअली रब करेंगे तो उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो जब ये डेवलप किया गया, जब ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले किया गया, उस समय नहीं पता था कि इन पे चार्ज कौन सा आ रहा है, किस पे प्लस आ रहा है, किस पे माइनस आ रहा है, तो बाद में पता चला। तो एक्चुअल में होता ये है कि इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी ज़्यादा होगी वो चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो लूज नहीं कर पाएगा। और जिसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो डोनर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ग्लास रॉड की इलेक्ट्रो एफिनिटी कम थी और उसने इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर दिया, और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी ज़्यादा थी। ठीक है,
वहीं पे अगर दूसरा हम ले रबर की रॉड और उसको कैट फर से रब करें। कैट फर एक कपड़ा होता है जिसमें कैट जैसा फर बना रहता है, जैसे कैट के ऊपर फर होता है वैसा। इससे रब करेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको इसकी इलेक्ट्रोएफिनिटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोएफिनिटी कम है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन कौन सा दो ऑब्जेक्ट लेके रब कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस में हम किसी इंसुलेटर के ऊपर चार्ज को डेवलप कर पाते हैं। अब जितने चार्ज यहाँ पे आए हैं उतने ही अपोजिट चार्ज यहाँ पे आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये चार्ज इमोबाइल होता है। इमोबाइल का मतलब है मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये चार्ज इंसुलेटर के ऊपर आया है, इसलिए यहाँ से यहाँ नहीं शिफ्ट हो पाएगा, जहाँ पे है वहीं रह जाएगा। इस चार्ज को अगर हम टच कर लें तो ये हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसुलेटर के ऊपर आया है। इंसुलेटर उसको ट्रांसफ़र नहीं करने देगा या कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो चार्जेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं आए हैं, अपने आप थोड़ी देर के बाद डिसिपेट हो जाते हैं, या फिर किसी और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से मिलके वो अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद हम अब आते हैं कंडक्टर के पास। तो कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कंडक्टर होते क्या हैं? कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीली ऐसे मिल जाते हैं। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास? क्योंकि इनके अंदर जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रो एफिनिटी कम है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का बॉन्डिंग है वो भी बहुत लूज है। इसलिए इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी पाके रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ी सी एनर्जी पा जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के फ्री होते हैं वो अपने मेटल के सरफेस को छोड़ नहीं सकते। मतलब अपने ऑब्जेक्ट के अंदर रहेंगे, सरफेस के अंदर रहेंगे, लेकिन उसके अंदर ही फ्री हो सकते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये कंडक्टर्स होते हैं। अब अगर हम ये रबिंग प्रोसेस इसमें करेंगे तो चार्ज एक जगह आएगा तो, लेकिन फिर से वो ट्रांसफ़र होके डिसिपेट हो जाएगा, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन या सारे चार्जेस को हर जगह इवनली स्प्रेड करता है। कहीं भी एक जगह डेंसिटी ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए अगर चार्ज डेवलप हो भी जाएगा तो वो अपने आप डिसिपेट होके इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस है वो इंसुलेटर में हो सकता है, कंडक्टर में नहीं हो सकता। हाँ, अगर कंडक्टर में हमको कोई एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए तो हम उसमें इंडक्शन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो इंडक्शन का प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा चार्ज, उसके बारे में बुक से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।